my YouTube channel Chemistry with RS. Please welcome. Welcome to everyone. Hello. हेलो. Please tell your name. हेलो. वो पर्चे पे चर्चा है, यानी कि जो 10th का अभी साइंस का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ. So welcome to all of you. पेपर का लेवल कैसा था? मॉडरेट था, इजी था, टफ था? मॉडरेट था, मतलब क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्ट एनसीईआरटी के नहीं थे, बट हाँ ऐसे बाहर से भी आए, सब बड़े पढ़ाए. ओके, कुछ भी आउट ऑफ कोर्स नहीं था, ऐसा कुछ लगा? टाइप ऑफ डायरेक्टली तो आउट ऑफ कोर्स. ठीक. आपको क्या लगा? हाँ, जितना आपने पढ़ा है नहीं था, पेपर ट्रिकी थे, क्वेश्चंस ट्रिकी थे. तो कॉन्सेप्ट बेस्ड था पेपर इस बार? नहीं, जितना सोचा था उतना कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्चुअल नहीं था. इतना मतलब कि अगर एग्जाम में वाइज सोचे तो नहीं. ओके, तो सीबीएसई के थ्रू उनका जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया था, ये प्रैक्टिस शीट जो रिलीज करी गई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो क्वेश्चन पेपर कैसा था? इजी. बहुत इजी. उससे कंपेयर ही नहीं करते, क्योंकि वो प्रैक्टिस शीट काफ़ी टफ और काफ़ी लेंथी था, लेकिन जो फाइनल क्वेश्चन पेपर आया वो कंपैरेटिवली इजी था. अगर हम ओवर एंड ऑल अगर कहें तो पेपर मॉडरेट था. अगर एवरेज स्टूडेंट के पर्पज से भी जाएं तो यस, पेपर जो था वो एवरेज. तो क्वेश्चन पेपर में इतने बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, बट हाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई हो. कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली पूछा गया था. अच्छा, जो टॉपिक्स ज़्यादा एक्सप्लोरिंग है उनको लेने की कोशिश करें. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे 101% श्योर है कि क्वेश्चन आता है. सो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ इजी टॉपिक्स हैं और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टफ टॉपिक्स हैं. सो अगर हम एवरेज चाइल्ड की बात करें तो सबसे पहले जो उठाना है वो ये है कि हमें इजी टॉपिक्स कवर कर लेने हैं. इजी टॉपिक्स कवर करने से ये होता है कि हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, rather than going to the tough questions और टफ टॉपिक्स को कवर किया जाए. इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है. समझ में आया. ओके, ठीक है. तो आप लोगों ने भी अपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही किया था? सबसे पहले कुछ इजी टॉपिक्स कवर किए थे? कुछ इजी टॉपिक्स किए थे, फिर टफ हो गए थे हर चैप्टर से. हाँ. ओके, व्हाट अबाउट यू? हमने स्टार्टिंग से पूरा किया था, मतलब इंट्रोडक्शन से बीच का इजी टफ. व्हाट अबाउट यू? मैंने करने का तो पूरा करा था, बट ये है कि इस चैप्टर को जब कर रहे हो पहली बार तो एक बार गो थ्रू कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम से उसको अच्छा करने की कोशिश करो. कि तुम अगर हर बार पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा होगा नहीं पहली बार तो, क्योंकि पूरा करने के लिए तुम्हें फिर टाइम. तो रेदर देन एक बार जल्दी से निपटाओ और फिर नेक्स्ट टाइम से उसको उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्या क्या मतलब तुमने छोड़ दिया उसको इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि तुम एक बार में पूरा कर सकते. ठीक है, तो मतलब एक बार में आप पूरा चैप्टर फॉलो नहीं कर सकते. सो पहले पूरा चैप्टर रीड करना जरूरी है, देन उसके बाद जो बेसिक्स है उसके नोट्स प्रिपेयर करें. हमने कुछ से नहीं किए थे, बट करने चाहिए क्योंकि एंड टाइम में जब रिवाइज कर रहे हो तो बहुत काम आते हो. Yes, that's very important point. Revision is a very important important reason for getting the good scores in the examination. So जब आप फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन करते हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स होने चाहिए जहाँ से आप रिवीजन कर सकें. आप बुक लेकर नहीं बैठ सकते रिवीजन के लिए कि जिस दिन हमारा एग्जाम है उससे 4 दिन पहले हम उठाएं और रिवीजन करने के लिए बुक लेकर बैठ जाएंगे, बुक से रिवाइज करेंगे. बुक से रिवीजन नहीं होता है. तो क्या करते हैं आप? सेल्फ नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर किसी और? जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना कोई चीज़, जब तक वो आएगी नहीं क्या लिखा है. व्हाट अबाउट यू? तो हमने क्या करा था कि एक कोचिंग के नोट्स थे, हमने नोट्स बना लिए थे. तो क्या हो रहा था कि हमें दोनों पढ़ना पड़ता है. तो एक बनाओ, उसमें चाहे कोचिंग हो उनको कंसोलिडेट कर लो, और जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं उनको जो तुम्हें लगेगी जो हमें नोट्स में नहीं है, मतलब एक ही टॉपिक्स कर लो, एक ही में तुम्हें जल्दी से रिवाइज कर पाओ, रेदर देन कि तुम सबको कर लो यहाँ भी पढ़ लो. हमें बहुत प्रॉब्लम होती है इससे. सो दैट मीन्स तन्मय का ये कहना है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग्स भी ली है, तो ऑनलाइन क्लासेस से भी आपके पास कुछ ना कुछ नोट्स अवेलेबल हुए होंगे. ऑफलाइन कोचिंग से भी नोट्स मिलते ही हैं, नोट्स बनाते ही हैं, जबकि ऑफलाइन कोचिंग में भी. तो आपको ये प्रॉब्लम गई कि आपने ऑनलाइन मटेरियल भी रख रखा था, ऑफलाइन मटेरियल भी रख रखा था और एनसीईआरटी बुक से भी मटेरियल पढ़ रखा था. सो उसको कन्फ्यूजन ये हुआ कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ. सो ओवर एंड ऑल ही वांट्स टू सजेस्ट कि आप पूरा एक कोई भी टॉपिक चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने के बाद पूरा उसको कंसोलिडेट करके एक पेज का एक टॉपिक क्लियर कर कंप्लीट, रेदर देन कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बार स्विच करते रहते. ओके, सो येस, आई वुड सजेस्ट कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जितने भी बच्चे इस साल एग्जाम में अपियर होंगे 2024 में, 10th हो या 12th हो या इवन 9th 11th ही क्यों ना हो, सो सजेशन यही है कि नोट्स बनाएं, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाएं. सेल्फ स्टडी से किए हुए नोट्स जितने लंबे टाइम तक आपको होल्ड रहेंगे माइंड में, उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको फाइनल एग्जाम. क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आपने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग
योर प्रिपरेशन? आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आओगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, क्योंकि हर एक बार करते जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा वो हम तो ये भूल ही गए थे मतलब ये करना। एम ही रहेगा कि तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करते जाओगे तुम्हें हर एक चीज़ में पता चलेगा हमने ये तो पढ़ा था बट इसका मतलब हम ये समझते थे बट होता तो ये था, मतलब हर एक चीज़ में वो जितना ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। ये तुम बोर्ड्स के लेवल से 1-2 लेवल ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो। थोड़ा सा एक लेवल स्टेप आगे कर तैयारी रखनी है सो दैट जब आप बोर्ड फेस कर रहे हो तो आपको ये नहीं लगे कि मैंने बहुत लो लेवल की तैयारी करी थी और क्वेश्चन पेपर मेरे से बहुत हाई स्किल का पूछ लिया गया है। कि प्रिपरेशन शुरुआत से रखी जाए। वो तो करनी पड़ेगी बट नहीं करते बट शुरू तो से जब नहीं करो शुरू से रखनी चाहिए। तो बोर्ड्स में लोड आ जाता है बाद में कि फिर वो क्योंकि कई स्ट्रेस बच्चों वगैरह का होने लगता है। कई बच्चों का ऐसा कहना मानना भी होता है, इवन कई स्टूडेंट्स ऐसा करते भी हैं कि शुरू के 2-4 महीने जैसे कि अब अप्रैल सेशन आने वाला है, अप्रैल में सेशन स्टार्ट हो जाएगा बट यूजुअली ये टाइम ऐसा होता है बच्चे अभी एकदम एग्जाम से फ्री हुए होते हैं सब सोचते हैं नहीं अभी नहीं पढ़ना है। चलो तुम सीधे घुस जाओगे उसके अंदर फिर तुम समझ में नहीं आएगा हम ये करें वो करें, तो इससे अच्छा एक 9th-8th तक कुछ बेस उनका रहता नहीं तो बेस करें, परसेंटेज बेस वो ये सब। तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही, इंग्लिश का मतलब निकालना, क्वेश्चंस आता है समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ तो दैट मींस बेसिक्स पहले तैयार Basics करें। नहीं पढ़ा या फिर कोई और रेफरेंस बुक भी रेफर करी थी? रिफरेंस बुक को रेफर करी थी, मतलब जो सेल्फ नोट्स बनाए थे ना तो एनसीईआरटी प्लस की टेस्ट नोट्स बनाए थे, रिफरेंस बुक बनाई थी। आपने? अपने रेफरेंस को क्लीन करा था बट वो जो मतलब जो टॉपिक्स थे जो समझ नहीं आते उसके लिए हमने टॉपिक्स रेफरेंस बुक से ली थी। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया। मुझे लग रहा था कि मतलब जो इसमें पूरा नहीं दिया था एनसीईआरटी में। ओके, हमने रेफरेंस बुक में प्रेफर की थी, हमने जो लिया था वो ऑनलाइन स्टडीज से कंटिन्यू किया ऑनलाइन स्टडी से कंटिन्यू करें। ओके, था। जिन्हें ज़्यादा मतलब आगे पढ़ना मिलता होगा सिलेबस तो रेफरेंस बुक प्रेफर करते हैं। दैट मींस पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए देन यू गो फॉर द रेफरेंस बुक। थोड़ा डीप में चाहिए तो फिर रेफरेंस बुक चाहिए, अदरवाइज पहले एनसीईआरटी से बेसिक स्टडीज पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, उसी में ज़्यादा हो जाता है। 60% आपका सिलेबस एनसीईआरटी से ही है। एग्जाम फोबिया जो होता है उस बीच कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि या तो हम हाइपरटेंशन ले लेते हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो जाती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसके कारण पढ़ाई में कहीं ना कहीं स्टॉपेज लग जाता है फ्यू डेज के लिए, फ्यू आवर्स के लिए। बट ऐसा आता है ऐसा पीरियड। हमारे बैच में भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके साथ घर में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसके कारण उनके कुछ दिन जो हैं वो सफ़र किए पढ़ाई को लेकर। सो ये प्रॉब्लम शायद सभी के साथ जाती होगी, ज़रूरी नहीं कि घर में कुछ हो बट हाँ हमारा माइंडसेट भी बच्चों का ऐसा होता है कि कई बार पढ़ने की इच्छा नहीं भी होती, पढ़ना चाहते हैं बट फिर भी इच्छा नहीं होती। सो आपके साथ भी ऐसा हुआ था? हमारे साथ ऐसा हुआ था, जब साइंस पढ़ रहे थे तो पहले 2 दिन तो पढ़ा, फिर लास्ट डे का बिल्कुल मन नहीं लगा, तो मन नहीं लगता था तो सो जाते थे। ओके, व्हाट अबाउट यू? हमारे साथ एक दिन ऐसा हुआ था, मतलब 15 दिन समथिंग पहले बोर्ड्स के, मतलब पहले तो सब कुछ वो प्रिपेयर सब करते जा रहे, एकदम से जब प्री बोर्ड सेकंड का रिजल्ट आया तो फिर एकदम से पैनिक कर गए कि अभी 15 दिन रह गए, उसमें सब कुछ सिलेबस रिवाइज करना, अच्छे से जो टॉपिक्स छूटे हैं वो भी करना। तो उस दिन फिर हम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ पाए थे। तो मतलब स्ट्रेस का ऐसा है कि तुम लो तो बट उसको मतलब इतना लो कि लिमिट में कर लो, ये तो नॉर्मल है। तो इसको ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें हो रहा, सबको हो रहा है। तो तुम अगर उसको कोप अप कर रहे हो तो तुम वो चीज अच्छी कर रहे हो, इस चीज को सोच के चलो बस। ओके, दैट मींस स्ट्रेस तो सभी को होगा। एग्जाम फोबिया है जो सभी के साथ होता है, वेदर इट्स अ ब्रिलियंट चाइल्ड, वेदर इट्स अ एवरेज चाइल्ड और इट्स अ बिलो एवरेज चाइल्ड। जब तक पेपर दे के नहीं आओ जब तक वो स्ट्रेस रहता ही है। सो इस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए क्या किया जाए? क्या किया आप लोगों ने? बुक्स पढ़ी, म्यूजिक सुना, जब भी स्ट्रेस हुआ क्या किया? हमने तो माइंड रिलैक्स करने के लिए सोए हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम की ड्यूरेशन में नींद कवर होना भी बहुत जरूरी है। नींद जो है, कंप्लीट स्लीप जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके एग्जाम प्रिपरेशन में और इवन एग्जाम वाले दिन भी। अगर मेरे भी ऑफलाइन टेस्ट में कोचिंग्स में नहीं आया सही मार्क्स, लेकिन जब पेपर दिया एक दिन पहले में भी हुआ था स्ट्रेस, जब एग्जाम दिया तो फिर बहुत सही। सेल्फ मोटिवेट भी होना जरूरी है, इसको हैंडल करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें? तो सेल्फ मोटिवेट करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके अपने आप से आप अपना जो भी आपको डाउट्स जा रहे हैं या जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप जब तक अपने आप से अकेले में बैठ कर पूछेंगे नहीं ना तब तक आपको अपनी डाउट्स के आंसर्स नहीं मिलेंगे। क्लास लेने जाती हूँ और मुझे अगर कोई टॉपिक है जो लगता है कि शायद हाँ मेरे लिए भी, मैं अंडर प्रेशर हूँ उस टॉपिक के लिए भी, तो मैं भी यही करती हूँ कि मैं जब तक उस टॉपिक को जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करूँगी तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना पढ़ाने में आएगा ना पढ़ने में आएगा। आई थिंक शायद ये चीज़ आप लोगों के लिए भी होगी। जब तक हम सेल्फ नहीं पढ़ेंगे किसी पॉइंट को तब तक हम उस ओवरकम नहीं कर पाएंगे अपने स्ट्रेस। ट्यूशन चले जा, स्कूल चले जा, लेकिन जब तक कोई चीज़ सेल्फ नहीं करोगे जब तक एग्जैक्टली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
कि आप दुनिया में कहीं भी पढ़ लीजिए, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, फोबिया ओवरकम नहीं कर पाएंगे। टेस्ट सीरीज होती थी ऑफलाइन बैच में, वो टेस्ट सीरीज रिलेवेंट थी। आपको लगा कि अगर वो टेस्ट सीरीज नहीं रखी होती या आपने अगर उसको ज्वाइन नहीं किया होगा टेस्ट सीरीज को, तो एग्जाम में उसका हेल्प हुआ आपको या नहीं? उसी टाइम से फिर स्ट्रेस लेना आ गया था कि ये टेस्ट है, इसमें अच्छा स्कोर करना, जब इसमें से अच्छा करेंगे तो कोर्स में करेंगे, तभी से वो स्ट्रेस लेना आ गया था। तो हमारे लिए बेनिफिट था टेस्ट सीरीज में। तो दैट मीन्स टेस्ट सीरीज में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको क्वेश्चंस अटेंड करने की या प्रैक्टिस होती है, बल्कि ये भी समझ में आता है टेस्ट सीरीज से कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे ओवरकम कर पाएं, मैनेज कर पाएंगे। जो अपन में टेस्ट नहीं तो समझ नहीं आता कि क्या छूटा है एक्चुअल में, क्योंकि बहुत बार होता है अपन को लगता है कि हाँ हो गया तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वही, मतलब कि टेस्ट दो तो तुम्हें समझ में आएगी कि हमें क्या करना और क्या क्या रह गया। कई बार बच्चे अक्सर इस डर से कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है तो हमें टेस्ट नहीं देना, कई बार बच्चे ये करते हैं। मैक्सिमम बच्चे आई थिंक 50-60% बच्चे यही करते हैं कि आज कोचिंग में टेस्ट है, आज ऑनलाइन टेस्ट है, हमें टेस्ट नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि तैयारी नहीं है। तैयारी उस टाइम पे भी वही स्ट्रेस आ जाता कि हमारी तैयारी नहीं है, फिर मार्क्स आएंगे, तो वही रहता है। तो आपको लगता है ऐसा सही है कि अगर हम टेस्ट नहीं दें तो फायदा नहीं, होगा? ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन नहीं हो फिर भी टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट के बाद मार्क्स नहीं आ रहा तो उससे कोई स्ट्रेस नहीं लो, अगले टेस्ट में भी मैं स्कोर कर सकते हैं, अगले दिन और। जबकि मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी ने लिया था। तो आपने बहुत मोटिवेट किया है अभी। थैंक यू सो मच। सो यस, अगर आप टेस्ट से भागते हैं तो टेस्ट से भागिए मत, क्योंकि टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं ना तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। आपने नोट्स कितनी बार भी रिवाइज कर लो, 1 बार 2 बार 10 बार, लेकिन जब तक आपने कोई टॉपिक रिवाइज किया है उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप टेस्ट में अपीयर होंगे। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मार्क्स आना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी हैव टू अंडरस्टैंड मार्क्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने अपनी प्रिपरेशन को कितना बूस्टअप करके किस लेवल तक लेकर गए हैं, और टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ा स्टेप है उस प्रिपरेशन को बूस्टअप एनालाइज करना और एग्जैक्टली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम टेस्ट भी दे देते हैं और खाली 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने टेस्ट को दोबारा से चेक करते हैं और एनालाइज करते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। यूजुअली बच्चे टेस्ट में ऐसा करते हैं कि उन्हें सिर्फ मार्क्स से मतलब होता है कि हाँ मेरे मार्क्स कितने हैं, बट ये बहुत कम बच्चे देखते हैं कि मार्क्स जो है वो कहाँ कटे हैं, हमारी नेगेटिव मार्किंग हुई तो हुई कहाँ हमारे हमसे मार्क्स में कमी हो गई, क्या हमने लिखा नहीं, या लिखा तो क्या गलत लिखा उस टॉपिक से रिलेटेड। ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेस्ट दे भी रहे हैं तो इसको हर टेस्ट को बहुत थॉरोली एनालाइज करिए कि आपने अगर कोई टॉपिक बार बार अगर आप उस टॉपिक को गलत लिख रहे हैं तो दैट मीन्स आपका वो टॉपिक अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको उसको एक बार और पढ़ना है, एक बार और तैयारी करनी है उस टॉपिक से। आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या टिप्स देंगे अपनी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द लास्ट? सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब हमने जितने भी आसपास के फ्रेंड्स को देखा कि मतलब उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही रहती है कि जब वो क्वेश्चंस कर रहे थे, जो भी बुक पढ़ रहे रहते तो उन्हें उसको क्वेश्चन के मतलब ही समझ नहीं आ रहे थे। तो मतलब कि रहता है सबसे बड़ा एक्चुअल उस क्वेश्चन को समझो, तो मतलब तुम्हें इंग्लिश भी अच्छी करनी जरूरी है, दैट इज लैंग्वेज, मतलब उसको सेंस और उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। मतलब कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट कि अगर तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे ठीक है, तुम्हें कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा ठीक है, बट वो जो लिखा है बुक में, वो क्वेश्चन पूछ रहा वो तुम्हें समझ आ रहा है। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो यूजुअली मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको टॉपिक पता है, उन्हें टॉपिक पता है कि ये टॉपिक किस टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहे हैं, बट उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछ क्या है। तो वो क्वेश्चन में पूछ क्या है वो कब समझ में आएगा, जब आपको लैंग्वेज अच्छे से आती होगी, जब आपको इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे से आते होंगे, जब आपको उनके सिनोनिम्स पता होंगे, इंटरव्यूज पता होंगे, जब आपको वर्ड मीनिंग पता होंगे, तब आप क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग समझ पाएंगे। तो करने का कहना ये है, सजेशन ये है कि आप शुरुआत से कुछ ना कुछ ऐसी रीडिंग रखिए, रीडिंग नहीं तो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी फीलिंग को तो समझो कि मतलब वो क्या कह रहे हैं, और वो तभी आएगी जब आप किसी पर्टिकुलर चाहे आप न्यूज़पेपर रीड करें, क्योंकि अगर आप रीड करेंगे तभी तो आप समझेंगे। और शुरुआत से ऐसे 10th है बोर्ड्स है, उसको ऐसा टफ लेने की जरूरत नहीं है, तो जितना टफ बनाओगे उतना टफ बनेगी। हमारे भी शुरुआत में हाफ ईयरली तक 50-58 नहीं अटक गए, फिर जहाँ से कोचिंग आई फिर समझ में आया कि हाँ टॉपिक ईजी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तब 70 अब ऑफ क्वेश्चन ऐसे तो कोचिंग ने आप ऑफलाइन कोचिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया
ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो जब मतलब फ्रेंड सर्कल और टीचर के वही क्वेश्चन डिस्कस करो तो वो ग्रुप स्टडी मैटर करती है। यस, ग्रुप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप स्टडी में डिस्कस अंदर जो चीज़ अपन टीचर से नहीं पूछ पाते, जो टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते, और फ्रेंड्स में जिससे अपन टीचर को एजुकेशन होता है कि टीचर क्या कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं आ रहा है, वो अपन फ्रेंड्स में डिस्कस करके भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों में ये भी फोबिया होता है कि हम टीचर से नहीं पूछें, टीचर हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो प्लीज़ जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं भी टीचर हूँ, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, टीचर आपके बारे में कोई डाउट है तो डाउट को मन में ना रखते हुए टीचर से ज़रूर पूछें। क्वेश्चन पूछना आपका राइट है, आप पूछिए। आपसे ये सब्जेक्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन आप टीचर से पूछिए और डेफिनेटली वो आपको आंसर करेंगे। प्रिपरेशन स्टार्टिंग से रखिए। शुरुआत में ऐसा होता है कि जब आप कोई नई क्लास में आते हैं या किसी नए एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट 3 या 6 मंथ तक आपको टॉपिक ग्रेस्प करने में टाइम लगेगा फॉर श्योर। फर्स्ट 6 मंथ में आपको अपने बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, उस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। जब आप 6 महीने गुजार देंगे ना उस पर पढ़ाई करके, देन यू विल मेक द कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मुझे ये टॉपिक आता है, अब आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे। जो पढ़ाई की स्ट्रेटजी रहती है वो अपने हिसाब से बनाओ, किसी से इन्फ्लुएंस मत लो। मतलब तुम अगर दोस्तों से देखो, अरे इसने तो 6 बार रिवाइज कर ली, हमने 3 बार करा, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े से स्ट्रेस का रीजंस ये भी हो सकते हैं। तो मतलब ज़्यादातर पढ़ाई का अलग अलग रखो कि उसका अलग हो, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी अलग थी, हम अलग हैं, हमारी स्ट्रेटजी अलग होगी, अपने हिसाब से अपना ग्रो करो। मतलब जैसे सब बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, किसी का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बच्चे की लर्न करने की कैपेसिटी अलग होती है। तो अगर आपकी एक स्ट्रैटेजी है कि हमें 6 महीने लग रहे हैं या 3 महीने लग रहे हैं, तो हो सकता है किसी और बच्चे को 1 महीना ही सफिशिएंट है। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उसने पहले 3 महीने अच्छे से पढ़ रखा हो, इसलिए उसको 1 महीना सफिशिएंट लगा। लेकिन तो अपनी स्ट्रैटेजी को फुलफिल करते हुए अपनी तैयारी रखिए एंड फॉर श्योर एग्जाम आते अगर आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेंगे ना, तो एग्ज़ाम आने से पहले आप इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे कि मैं फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हूँ। ये बिल्ड बैक बनाना बहुत जरूरी है। अपना डेली का शेड्यूल टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड किसी को देख के टाइम टेबल बनाओ कि वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो वो 14 घंटे पढ़ रहा है। आप जितने भी एक दिन में जितना कवर कर पा रहे हो उतना बनाओ। Yes, timetable is very important. Timetable मेरा experience। बट दोस्त में टाइम मैनेज करनी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस की जा सकती है। देना जरूरी है। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादातर लोग दे देते हैं। टफ चैप्टर होते हैं जो तुम्हें एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो तो फिर छोड़ो मत, उनके बेसिक पे जाओ कि ये क्यों नहीं बता। तो जिसको टफ चैप्टर नहीं तो इतना तो आई जाए कि उससे मार्क्स स्कोर कर पाओ। एग्जाम आते आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का कम से कम एटलीस्ट 4 टाइम रिवीजन ज़रूरी है। मैं रिवीजन की बात करती हूँ। एक रिवीजन उसको नहीं कहते कि जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी थी उसी बीच आपने रिवीजन किया, वो रिवीजन नहीं है। रिवीजन कब? जब आपने पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, अच्छी तरह से सारी रीडिंग हो चुकी है, उसके बाद रिवीजन काउंट करना स्टार्ट करिए और आपके 4 टाइम रिवीजन हो जाना चाहिए फाइनल एग्जाम से पहले, सो दैट जब आप फाइनल एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन करेंगे वो 5th रिवीजन होगा। एंड आई एम डैम श्योर जब आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे ना, कोई ताकत नहीं है कि आपको बोर्ड के एग्जाम में स्कोर करने से रोक सके। डेफिनेटली आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ देखेंगे और आपका एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा। तो आई वुड एंड दिस सेशन हियर एंड अच्छा लगा आप सबसे बात करके। सेशन में जो ऑफलाइन बैच था वहाँ पर मैंने एक स्कीम रखी थी। उस स्कीम के बीच में ये था कि जो भी पूरे थ्रू आउट द सेशन क्लास टॉपर रहेगा, जो टेस्ट का टॉपर रहेगा उसको मैं एक रिवॉर्ड दूँगी और वो रिवॉर्ड जो है मेरे बैच में अभी एक स्टूडेंट है मेरे साथ जो कि इस रिवॉर्ड के लिए डिज़र्व करता है। बहुत कंसिस्टेंसी के साथ उसने पढ़ाई करी। आई वुड सन में द रिवॉर्ड गोज टू यू एंड डेफिनेटली यू परफॉर्म वेरी वेल ड्यूरिंग द सेशन एंड यू रियली वर्क वेरी हार्ड। सो प्लीज़ congratulations and I give you best luck for your future. Make your teachers, make your family proud. पास तो हो ही जाएंगे। आप बेनिफिट पॉइंट ये था कि हमने कोचिंग ज्वाइन की और फिर कोचिंग और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और फिर कॉम्पिटिशन रखा सब बच्चों के साथ, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो यस, कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी कोचिंग में अगर ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन हो, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको एक अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपको एक लेवल पता चल जाता है कि आप कहाँ लाइक करते हैं और अभी आपको कहाँ और आना है। तो कंपटीशन एक इम्पोर्टेंट। अगर आपको फाइनल स्टेप चढ़ना है, ऊपर तक जाना है, तो धीरे धीरे एक स्टेप चढ़कर ही आप आगे पहुंच पाएंगे। तो वो जर्नी अपने आप को आपको शुरू से रखनी पड़ेगी। एंड में आकर आप सोचो कि सीढ़ी लगा के सीधे ऊपर पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
You have to go each step one by one, then you will reach to the top definitely. So I would end this session. जितने भी बच्चे अब नेक्स्ट सेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन बैचेस अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे. So if you want to join the batch, there is my contact number on the screen. You can contact me. We will start with a new batch. Best of luck to everyone.